नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज का धाकड़ एक्सक्लूसिव है बेहद खास, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसी खबर की, किसी ब्रेकिंग न्यूज की नहीं है। वो एक ऐसी बात है जो कि हमारे देश से, हमारी संस्कृति से और हमारे सिद्धांतों से सरोकार रखती है। आप कई दिनों से सुन रहे होंगे, अफगानिस्तान में लगातार हालत बिगड़ रहे हैं। हर कोई जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ देना चाहता है। भारत ने पिछले एक हफ्ते में सैकड़ों अफगान नागरिकों को भारत में पनाह दी है। उनको एयरक्राफ्ट से लेकर के सकुशल भारत की धरती पर रखा है। पर फिर भी कई बार हम लोग राजनीति में इतना फंस जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि भारत के असली संस्कार हैं क्या। इसीलिए पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि आज क्या हुआ जब कई अफगान नागरिक वापस भारत लौटे, जब खुद गुरु ग्रंथ साहिब को हम अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लेकर के आए, और फिर एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाऊंगी जो कि ये हमें याद दिलाएंगे कि भारत का आखिर मतलब है क्या। पहले देखिए ये रिपोर्ट। 46 सिख भाई भी आए हैं इसमें, एंड टोटल ऑफ और कितने थे 78। अफगानिस्तान के काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब को लाने वाले ग्रंथी हैं सरदार धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब है। उन्होंने स्वदेश वापसी पर भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इधर पहुंच के, सुरक्षित पहुंच के हम बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, एम्बेसी ऑफ इंडिया का, आर्मी ऑफ इंडिया का, जिसने हमारे साथ बहुत मदद किया, उधर से इधर तक पहुंचाया है। और बस दुख इस बात का है कि उधर हमारी संगत फंसी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब को काबुल से भारत लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब यह है कि तालिबान का कोई भरोसा नहीं कि वो कब क्या करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित रखने के लिए भारत वापस लाना पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान से सिख धीरे धीरे स्वदेश वापस आ रहे हैं और काबुल में गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो जाता। बहुत शुक्र है परमात्मा का, गुरु साहब का इतनी कृपा हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बहुत ही अपने सत्कार के साथ, श्रद्धा के साथ, संगतों का इतना प्यार और हजूम के साथ जो दर्शन दीदारे पहुंचने हैं, वो सारे गुरु साहब के दर्शन करने के लिए और उनको लेने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अफगानिस्तान को और भी कोई गुरु ग्रंथ साहिब आएंगे जल्दी। बाकी भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप को लेकर आएंगे संगतों के साथ। भारत ने 16 अगस्त से ही अफगानिस्तान से लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया था। अब तक 800 से अधिक लोगों को भारत लाया जा चुका है। इस रेस्क्यू मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। जब काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर भारत की ओर चले, तब भी जयकारा लगाया जा रहा था। यही असल भारत है, जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को सिर्फ मानता ही नहीं, बल्कि समूची दुनिया को अपना मानता है। इसलिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार से अपील की कि CAA को लागू 2014 से नहीं बल्कि 2021 से करें, ताकि अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को शरण मिल सके। मैं यह भी आग्रह करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि जो हमारे लोग हैं, इनकी जो CAA है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर तब्दीली करके, अमेंडमेंट करके उसकी कट ऑफ डेट जो 2014 से 2021 की जाए, ताकि जो लोग अफगानिस्तान से आए हैं उनको इसका लाभ मिल सके और वो भी अपना जीवन सुरक्षित यहाँ पे निवर कर सकें। उनके बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पढ़ सकें, लिख सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस एक्ट में अमेंडमेंट की जाए। काबुल से लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब को हरदीप सिंह पुरी ने सिर से नीचे आने नहीं दिया। ऐसी मान्यता है कि गुरु का साया सिर पर रहे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को खुद से ऊपर रखने की परंपरा है। दिल्ली के अर्जन देव गुरुद्वारे में आज गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया। अर्जन देव गुरुद्वारे में ही इसको स्थापित करने की एक खास वजह है। वो ये है कि 1990 के दशक में अफगानिस्तान से आए सिख शरणार्थियों ने ही अर्जन देव गुरुद्वारे की स्थापना की थी। दिल्ली के अर्जुन देव गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया। अर्जुन देव गुरुद्वारे में स्थापना की एक खास वजह है, वो ये है कि 90 के दशक में अफगानिस्तान से आए सिख शरणार्थियों ने ही अर्जुन देव गुरुद्वारे की नींव रखी थी। वरुण वसीम, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान अब जुड़ गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के।
पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अर्शप्रीत खडियाल। पर सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती हूं। एक नेता हैं, सिख हैं, पर भारत से नहीं है। अफगान की सांसद रह चुकी हैं अफगानिस्तान की, और अब भारत में कई दिनों से उनको लाया गया है। अफगानिस्तान छोड़कर भारत आई हैं। आप भी यहां हैं, अनारकली कौर जी, आपके गुरु ग्रंथ साहिब भी यहां हैं। आज सुबह जब गुरु ग्रंथ साहिब भारत की धरती पर आए तो कई लोगों की आंखें नम हो गई। आपने जब वो पहली तस्वीर देखी, गुरु ग्रंथ साहिब को देखा दिल्ली में, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या चल रहा था? वो तो एक बिल्कुल एक तस्वीर, एक वीडियो, एक फ्लाइट, लेकिन 1000 दर्द। सिर्फ एक तस्वीर से इतना दर्द किस बात का? गुरु ग्रंथ साहिब की तस्वीर को देख करके या कुछ यादें वापस आपके जहन में ताजा हो गई कि क्या क्या बीता आप पे? बिल्कुल बहुत दर्द, सबको बहुत दर्द मिला, लेकिन अब यही उम्मीद है कि एक ही दिन आएगी अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन ठीक हो के हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के साथ वापस जाएंगे। हमारी ये उम्मीद है, ये अरदास है। लेकिन ये तस्वीर जो हमने देखा, हमें 1000 दर्द हमने महसूस की। शायद वो एक तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर के दर्द बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिन आपके लिए बहुत ही खराब रहे हैं, खास तौर पर जब एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिससे आपको खतरा है, आपके धर्म को खतरा है। अब जबकि आप भारत में हैं, आपको लगता है कि आपका धर्म यहां पर महफूज है? मैं इंडियन लोगों से और इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब अफ़गानिस्तान में सोचती थी अगर कोई ऐसे हालात आए कि हम मजबूर होकर अपने देश को छोड़ के, मेरे फर्स्ट इंतखाब या सिलेक्ट ये है कि मैं इंडिया जाऊंगी। इंडिया तो वही कंट्री है कि हमारे धर्म भी सेफ है और धर्म के साथ हमारे कल्चर कोई डिफरेंट नहीं है। हमारे सेफ कल्चर है इंडियन के साथ, इसलिए हमें दर्द अभी इसी ख़तर है कि क्योंकि हमने अपने देश को छोड़कर ये, और एक फ्यूचर में है कि कोई फ्यूचर का हमारे पता नहीं है कि क्या होगा। सब कुछ को छोड़कर अपने घर को, हम एक ही कपड़े में घर से निकल कर आ गए, और ये तो हमें बहुत दर्द होता है। लेकिन इंडिया में हम सेफ है, और मैं तो इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ, ये तो कोई बात नहीं है। पर आपको मुश्किलें तो बहुत हुई होंगी, खास तौर पर हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि कितने दिनों तक जो सिख समुदाय के लोग हैं वो गुरुद्वारे में उन्होंने शरण ली थी। तालिबान के लोग उनसे आकर के मिले भी थे, पर कभी उनको ये रीअश्योरेंस हुआ कि आप वहां पर महफूज हैं। आपने भारत आना क्यों पसंद किया अफगानिस्तान में रहने के मुकाबले? जी, वो प्लेन में जो थे उसमें डिफरेंट लोग थे, इंडियन थे, अफ़गान मुस्लिम थे। ऐसे अफ़गान मुस्लिम थे जो वो ख़ुद अफ़गान थे, वो उनकी बीवी इंडियन थे। ऐसे फैमिली थे कि उनके हस्बैंड इंडियन थे, और हम जो ही अफ़गान हिंदू और सिख थे वहीं पे। हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में कोई सरकार आता है, कोई भी गवर्नमेंट आता है, हर कौम का, हर मज़हब का हक मिलेगा। हक बहुत ज़रूरी है इनों को, क्योंकि हम सब अफ़गान हैं। अगर हमारे मज़हब अलग है, हमारे कौम अलग है, लेकिन अफ़गान तो है, एक ही कंट्री का तो है, ये तो हमारे हक है। लेकिन फ्यूचर का तो अभी तो कोई पता नहीं है कि तालिबान के गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेंगे कि गैर मुस्लिम लोगों का क्या होगा वहाँ पे, उनको क्या राइट्स मिलता है। क्योंकि तालिबान के जो 20 साल पहले तालिबान अफ़गानिस्तान में थे,
मेरे पाप और मेरे भैया गवर्नमेंट में काम करते थे और जब तालिबान आ गए मैं भी 1 महीना वही काम पे थे। वही कोई पॉलिटिकल में नहीं थे, नॉर्मली गवर्नमेंट में काम करते थे, लेकिन सबको लेटर दिया कि आप तो मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे इस्लामी हुकूमत है, आप नहीं कर सकते यहाँ पे काम करें। मेरे पापा बहुत बीमार हो गए, हम एक ही प्रोविंस से दूसरा प्रोविंस चले गए। वही वक्त भी थे हम छोटे थे, अभी भी हमारे याद है कि हम सब घर छोड़ के हम काबुल में नहीं रहते थे, एक दूसरा प्रोविंस में रहते थे, लेकिन हम सब कुछ वहाँ पे छोड़ के एक गाड़ी में बैठकर 3 दिन 3 रात हम उस प्रोविंस में जो उसको मज़ार शरीफ कहते हैं काबुल तक आ गए। बहुत ख़तरे के रास्ता थे, बहुत डेंजर थे, लेकिन हम सब कुछ वहाँ पे छोड़कर हम बहुत टाइम काबुल में गुरुद्वारे में थे रहते थे। फिर हम ज़ीरो से शुरू किया। हमारे परिवार जब तालिबान अफ़गानिस्तान से चले गए, हम ज़ीरो से शुरू किया। हम पढ़े लिखे काम, फिर कुल हमने घर बनाया। अभी तो फिर वही घर वही तालिबान की वजह से हम छोड़ दिया। लेकिन ये तो तालिबान 20 साल पहले कैसे थे सबको पता है, अभी पता चले। अभी भी कोई प्रोविंस में है, बहुत ज़्यादा प्रोविंस अफ़गानिस्तान में उनकी कोई वुमेन राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये कि अभी तो ना सरकार है ना गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट आए, इनकी सरकार आए, फिर उससे बात पता चलेगा। अनारकली जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आप इस वक्त जो इंडिया में लोग आपको देख रहे हैं, इंडियन सरकार को आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपके पास 2 यहाँ पर देश का आपके पास एग्जाम्पल है, एक अफगानिस्तान जिसको आप छोड़ करके आए हैं, एक हिंदुस्तान जहां पर आप हैं, जहां आपने पनाह ली है। दोनों में क्या फर्क है? इंडियन लोगों से वो प्यार जो हमें इंडियन लोगों से मिलता है, सबको शुक्रिया करती हूँ। ये कहती हूँ इंडियन लोगों के कि मैं जब इंडियन को हर जगह पे देखा, मैं तो इंडिया बहुत आ चुकी हूँ, और ये खुद जो मैं इंडियन के देख रही हूँ या देखती थी, इंडियन लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए एक मिसाल है। मैं कितने साल पहले जो अफ़गानिस्तान में ये बात बहुत चल रहे हैं, जब किसको पूछते हो कि आपका नाम क्या है, फिर वो कहता है मेरा नाम ये है, मैं ये काम का हूँ, ये मज़हब का हूँ, ये प्रोविंस का हूँ, ये लैंग्वेज से बात करता हूँ। वहाँ पे भी डिफरेंट लैंग्वेज है। पश्तो और दरी वहाँ के नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये सब पूछते। मैं जब इंडिया में आई, कपड़े ख़रीदती, वहाँ पे मैं उस बंदे को पूछा कि आप मुस्लिम हो या हिंदू। वो यही हम पर देख का कहा कि हम इंडियन है। हमें ये पता चला कि आज इंडिया कुछ भी है, वो लोगों के प्यार है इंडियन से, और इंडियन को सब इंडियन है। शायद वो बंदा मुस्लिम थे, शायद हिंदू थे, हमें पता नहीं, शायद सिख थे, शायद क्रिश्चियन थे, लेकिन उसने कहा कि हम इंडियन है। वो अभी तक मैं वो बात पर सोचती हूँ कि हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स जो अफ़गानिस्तान में थे है यही थे कि हम सबको पूछते हैं आपका नाम क्या है। वो जल्दी कहता है कि मेरा नाम ये है, मेरा मज़हब ये है, मेरा काम ये है, मैं ये लैंग्वेज से बात करती हूँ। हमने वतन दोस्ती, देश दोस्ती इंडियन से सीखा, इंडियन लोगों से सीखा। और मेरी ख्वाहिश इंडियन लोगों से यही है कि हमेशा अपने देश से प्यार करो। कोई दुश्मन को इजाज़त मत दियो कि जो आज इंडिया है वो ख़राब हो जाए। आज इंडिया दुनिया में बेहतरीन कंट्री है, वो कंट्री जो यहाँ पे ठीक से डेमोक्रेसी है। आपने बहुत ही सुंदर बात बोली है अनारकली जी, और कई बार हम देश में रह करके वो नहीं देख पाते जो शायद बाहर देशों से लोग आकर के भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में देख पाते हैं। इसीलिए शायद क्या इसकी राजनीति है या कोई और वजह है, पर कई बार ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार होता है। सिखों, मुसलमानों के लिए भारत में जगह नहीं है, कि उन्हें तंग किया जाता है।
जो लोग ऐसा कहते हैं उनको आप क्या कहेंगे? ये लोगों को मैं बोलती हूँ कि हम पहला इंसान है, इंसान से बात हम मज़हब पर काम हमारे मज़हब हमारे होते हैं, लेकिन पहले तो इंसान है। मेरी नज़र से इंसान से बात हमारे देश बहुत इम्पॉर्टेंट है। मज़हब काम हमारे बहुत प्राइवेट बात है, लेकिन देश की बात हमारे सब की बात है। इसलिए मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर चाहते हो कि अफ़गानिस्तान के हालात को देख रहे हो, उनके तो आप समझते हो कि ठीक ये है कि हम सब अपने देश से प्यार करें और देश के लिए काम करें, ना ये कि ये बताए कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। यहाँ पे तो सब इंडियन है और इंडियन से बात यहाँ पे सबको गुरुद्वारे है, मस्जिद है, मंदिर से और सब कर सकते हैं कि अपने मज़हब में रहे, अपने काम में रहे, लेकिन देश की बात तो बिल्कुल अलग बात है। देश से प्यार करो, देश को कभी भी मत छोड़ो कि बर्बाद हो जाए। हमारे देश बर्बादी के वो समय हम देख रहे हैं और हम कभी भी नहीं चाहते कोई देश हमारे देश से सेम हो। बिल्कुल अनारकली जी, जिसने अपने देश को टूटते हुए देखा है वही समझ सकता है कि देश का क्या मतलब है, क्या महत्व है और सिद्धांत जो भारत ने इस बार दर्शाए हैं उनकी क्या ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शप्रीत जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, आपने सुना कि अफगानिस्तान से जो सिख सांसद आई हैं, आज वो देख रही हैं कि भारत का क्या संस्कार है, भारत की क्या महत्व है। आपको लगता है कि फाइनली जो लोग देश को बांटने में तुले हुए हैं उनको बात ये समझ में आएगी? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि उनको समझ आए। हम सरकार को कमेंट करते हैं इस चीज के बारे में कि वो गुरु ग्रंथ साहब को वहां से लेकर के आए, लेकिन हमारी ये भी अपील है कि वहां पे जितनी इंडियन कम्युनिटीज हैं, जो भी कोई इंडियन सिटीजन है, उनको एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, उनको हिंदुस्तान उनके घर वापस लाया जाए। वहां पे जो सर्कमस्टांसेस हैं, लोग जहाज से कर रहे हैं, पीपल आर रनिंग फॉर देयर लाइव्स। लोग वहां पे एक जहाज में आपने वीडियो भी देखी होगी जो वायरल है, उसमें पीपल आर फिल्ड टू द ब्रिंक ऑफ द प्लेन। वहां पे बैठने को जगह नहीं, पैर रखने को जगह नहीं है, लोग वहां से जा रहे हैं। सो डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सारी कम्युनिटीज इवैक्यूएट हुई हो? ऐसा क्यों है कि आप कह रहे हैं सिर्फ हम हिंदूज और सिख्स को हम इवैक्यूएट करेंगे, लेकिन अगर वहां पे और जो सफर कर रहे हैं, जी, यहाँ पर जान के लाले पड़े हुए हैं, बड़े बड़े देश हैं, अपने नागरिकों को छोड़कर भाग गए। हमने अपने लोगों को वापस लाया, अफगान दोस्तों को वापस लाया, गुरु ग्रंथ साहिब को वापस लाया। कम से कम बाल की खाल निकालने की जगह इतना तो मानिए कि ये है हिंदुस्तान के सरकार और संस्कार, बीजेपी को कंडेम, जो कि जब जरूरत हो हर किसी की मदद करता है। हमने ये नहीं कहा, ये वही सरकार है जिसको फांसीवादी बोला जाता है, जिसको सिखों के खिलाफ बोला जाता है। अच्छा किया कि गुरु ग्रंथ साहब को आप लेके आए, हमने ये चीज कही है। हम नहीं कह रहे बुरी चीज है, लेकिन हम कह रहे हैं वहां पे कोई भी इंडियन कम्युनिटी का इंडियन सिटीजन है, उसको लेकर के आइए। अर्शप्रीत जी, रिसेंटली एक 6 महीने नहीं बीते हैं जब इस सरकार को ही, जब उन्होंने सिर्फ राजनीतिक किसानों के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये कहा गया था कि सिखों के दुश्मन है वो। ये तो मानेंगे कि आज अगर किसी ने सिख समुदाय का सम्मान किया है, अगर गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान किया है, तो ये यही देश है और यही सरकार है। हम जो हैं, हम सरकार को कमेंट करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, अच्छा किया। हम ये भी कहते हैं कि वहां पे एक रिपोर्ट आई है, 150 हिंदुस्तानी वहां पे अबडक्ट हुए हैं तालिबान एयरपोर्ट में से। तो आप प्लीज कुछ कीजिए, उनकी यहाँ पे फैमिलीज, उनकी वहां पे बच्चे, उनकी औरतें, उनको बचाइए, उनको यहाँ पे लेके आइए। मैं ये कह रहा हूं, पूरी कांग्रेस कह रही है
कि वहां पे अगर कोई कम्युनिटी हिंदू या सिख नहीं है लेकिन इंडियन सिटीजन है, उसको ये मत कहिए कि आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को या आपके जो नेबर्स हैं उनको तो हम लेके जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं लेके जाएंगे बिकॉज आपकी कम्युनिटी हिंदू या फिर आपकी कम्युनिटी सिख नहीं है, तो इसलिए हम आपको नहीं लेके जा सकते। वहां पे जो औरतें बेचारी, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनको ना मत कीजिए, उनके साथ वहां पे उनको लंकाया जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या आप अभी भी कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू और सिख मजहब के नहीं है उनको भारत की सरकार वापस नहीं ला रही? मैडम मैं कह रहा हूँ सबको लेके आइए, हिंदू सिख को तो ला ही रहे हैं, इकबाल सिंह जी, कोई भी हिंदुस्तानी सिटीजन वहां पे है तो उसको लेके आइए। वहां पे औरतें और बच्चे वहां पे मर रहे हैं, तंग हो रहे हैं, अभी भी हर चीज को मजहब के रंग से देखेंगे। अब हम गिनाना शुरू कर देंगे अर्शप्रीत जी, और हम अगर मजहब और नाम से लोगों का ओके पद्मा जी, बात ये है भाई साहब, जरा पता नहीं किस ख्याली दुनिया में घूम रहे हैं। मैं कल डॉक्टर अनारकली जी को मिल के आया था और उनसे पूरी जो है चर्चा उसकी स्थिति के बारे में हुई और स्पष्ट है उन्होंने ये भी कहा कि वहां से जो अफगानी मुस्लिम हैं और जो आना चाहते हैं भारत में उनको भी भारत सरकार ला रही है। आपने ये सवाल नहीं किया, हम तो और भी वहां लोग फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हर एफर्ट किया जा रहा है कि जो लोग वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, ये अनारकली जी हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो अफगानी हैं। अफगान के जो लोग हैं, ये सिख परिवार वहां 600 साल से 550 साल से रह रहे हैं, गुरु नानक जी के समय से। जो गजनी की राज जो है वहां कब्जा तो 1738 में हुआ है और वहां व्यापार चलता रहा है। 7 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वहां 70s में थी जब जहीर शाह जी वहां बादशाह थे। तो अब वहां पॉपुलेशन बिल्कुल सिखों की नाम मात्र के रह गई है। गुरु ग्रंथ साहब हमारा इष्ट है जिसको हम लिविंग गुरु मानते हैं, उसका सत्कार बहाल करना, उसको इज्जत देनी, सारे सिख समाज को इज्जत देने वाली बात है। जहां सिख और हिंदुओं को लाया जा रहा है वहां मुसलमानों को भी लाया जा रहा है। जो हम भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय है वो तो लाया ही जा रहा है, जो नहीं भारतीय उसको भी अगर वहां डर महसूस हो रहा है तो उसके लाने का भी यत्न किया जा रहा है। और बड़ा सवाल ये है अर्शप्रीत जी, बड़ा सवाल ये है कि पिछले 6 सालों में हमने सब कुछ सुना इंडिया के बारे में कि यहां पर फांसीवाद है, यहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके खिलाफ सरकार काम करती है, कि ये पूरे देश में, राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा था कि यहां पर डेमोक्रेसी इज डेड, खत्म हो गया भारत का संविधान, यहां पर सिर्फ एक फांसीवादी सरकार है। आप आज सिर्फ जो 700 लोग अफगानिस्तान से आए हैं उनको देख करके मुझे बता दीजिए कि फांसीवाद कहां है। मैडम देखिए, जो बात आपने सीएए की है, हम ये कहते थे कि सिर्फ 3 कंट्रीज को नहीं, 3 देशों को नहीं, आप ज्यादा देशों को इंक्लूड कीजिए, सिर्फ 6 कम्युनिटीज को नहीं, जो कम्युनिटी परसिक्यूटेड है, जो कम्युनिटी सफर कर रही है उसको आप इंक्लूड कीजिए, उनको बचाइए। मैं तो ये कहता हूं, अब आप समझिए इस बात को, और जो सारे व्यूअर्स हैं, सीएए की वजह से जो सिटीजनशिप मिलती है वो एक्सपर्टाइट हो जाती है। ज्यादा आपको ऑलमोस्ट 50-60% साल गुजारने पड़ते हैं अगर आप सीए में क्वालिफाई करते हैं, आपको सिटीजनशिप जल्दी मिल जाती है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो लगा अच्छा है, आप असाइलम दीजिए उनको, आप उनको एज एंड व्हेन द सिचुएशन हैज अराइज, सीए के बारे में विस्तार से तो हम और डिस्कशन करेंगे। आप पहले ये बताइए कि क्या भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, क्या भारत में सेक्युलरिज्म खत्म हो गया है? क्योंकि पिछले 6 साल में हमें यही बार बार याद दिलाया गया है। अगर आप नहीं मानते, अगर आपको याद नहीं है, आपको मैं बता देती हूं पढ़ करके कि ऐसे कितने मौके हैं जहां हमें यह बताया गया है कि यहां पर अब एक मिलिटेंट हिंदुत्व का राज है, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। क्या आप आज मानेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी है या नहीं? देखिए, उसका कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पे 4.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं ड्यू टू कोविड,
लेकिन सरकार जो है वो हजारों करोड़ रुपए पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे, जिसमें 1000 से कम लोग बैठेंगे, 130 करोड़ लोगों को सेकंड प्रायोरिटी दी जा रही है और पार्लियामेंट में 1000 लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। 1000 भी नहीं, अर्शप्रीत जी, आपके पीछे जो किताबें रखी हैं उनको देख करके मालूम पड़ता है कि आप वकील हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि एक नहीं 3 मौके पे आप फिर से घूम फिर के सेंट्रल विस्टा पे आ गए। एक नहीं 3 मौके पर अदालत ने बोला है कि जो भी चैलेंज है सेंट्रल विस्टा को वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई बेसिस ही नहीं है। फिर भी आप उसी पे आ गए। मैं आपसे फिर वही पूछूंगी, आप राजनीति कीजिए, आप सरकार को घेरिए, आप बीजेपी पर लगातार हमले कीजिए, पर देश को गाली मत दीजिए। ये मत कहिए कि देश में संविधान खत्म हो चुका है, ये कहना गलत है। आज अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, वहां के सांसद जो कि हमें बता रहे हैं कि देश में, इस देश में अगर एक चीज है वो है उसके संविधान, उसके संस्कार और उसके सिद्धांत। अफगान के लोगों को यह दिख रहा है, हमारे देश में बैठे हुए लोग हमें बता रहे हैं सब खत्म हो चुका है। कहते हैं हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हिंदुस्तान लोकतंत्र है ना। कांग्रेस इज नॉट डिनाइंग। चलिए आप मानते हैं ना हिंदुस्तान लोकतंत्र है। साहब ने कहा, मुझे लगा 2014 के बाद लोकतंत्र खत्म हो गया। क्लैरिटी नहीं होती है, डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट में बंद हो गई है। सीजे साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है, हम नहीं कह रहे। दूसरी बात, किसान 8 महीनों से ज्यादा वहां पे बॉर्डर पे बैठे हैं, 600 से ज्यादा मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके बारे में मोदी साहब ने बयान नहीं दिया। फिर हम कह रहे हैं कि मेडिकेयर बिल्कुल नीचे चला गया, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नीचे चली गई, इकोनॉमी बिल्कुल नीचे चली गई। आपने स्कूलिंग के बारे में कुछ नहीं किया, तो लोकतंत्र खत्म हो गया। किसी चीज के बारे में आपने कुछ भी नहीं किया। खत्म हो गया, ये कह रहा हूं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि वहां पे कोई भी सिटीजन है, कोई भी कम्युनिटी है, उसको वहां पे सेफगार्ड किया जाए और सबको यहाँ पे जो हमारे इंडियन सिटीजन्स है उनको ऑन प्रायोरिटी बेसिस यहाँ पे लेके आया जाए। लोकतंत्र है इकबाल सिंह जी, पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश पूरी कर रही है कि लोकतंत्र पे प्रहार करे। वो तो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं कि हमारा लोकतंत्र बचा हुआ है। पद्मा जी, मैं जरा भाई साहब के सवालों का जवाब दे दूं। सेंट्रल विस्टा इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द कांग्रेस, और जो पहले लेटर है वो श्रीमती मीरा कुमार जी का लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टडी की है। अब आगे कोविड की बात, 35,000 करोड़ रुपया खर्च के तो वैक्सीन जो है डेवलप हुए हैं, और पहली बार है भारत में किसी महामारी का समय से पहले, जब तक दुनिया में वैक्सीनेशन नहीं आई, तो हमने वो मेडिसिन लोगों तक पहुंचा दी है। अब तक 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। 2 बार तो अमेरिका को हो गया और कनाडा को तो 15 बार हो गया। इतने बड़े देश में ये इतनी बड़ी मुहिम चल रही है। नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है जी। ये एक का कानून भी हम लेके आए हैं, ये विरोध कर रहे थे, और इतने देर से 79 से अफगानी लोग यहाँ आके बैठे थे। तो ये बताएं कांग्रेस ने क्या किया? ज्यादा समय ताकत में रहे हैं यहाँ, और आपने, हम चाहते हैं कि हमने कब कहा ये हिंदू सिखों के लिए है? हम तो कहते हैं जो भारत में आ रहा है और वो जेन्युइन केस है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी संसार में पीड़ित है उसके लिए हम उसको यहाँ मानने के इससे पहले कि अर्शप्रीत जी इसका जवाब दें जल्दी से 1 मिनट में, इस वक्त की 10 बड़ी, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। आज की बड़ी खबर, गुरु ग्रंथ साहिब अब भारत में है। अफगानिस्तान में जिनसे उनको था खतरा, भारत में अब वो है महफूज। क्या भारत ने दिखा दिया है कि हमारे संस्कार सबसे बढ़कर हैं और यही है भारत की संस्कृति। अर्शप्रीत जी, आप जवाब दे रहे थे इकबाल सिंह लालपुरा जी का। इतना तो मानेंगे कि सीए की जो जरूरत बताई गई थी वो अब सिद्ध हो रही है तालिबान के नीचे अल्पसंख्यकों की हालत को देखकर। मैडम, अब देखिए, प्लीज समझिए, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा स्पष्ट बात। सीएए एक्सपर्टाइट करता है, तेज कर देता है सिटीजनशिप के जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। 11 से 6 साल कर देगा allegedly, right? थोड़ा it might be a little here and there if I'm wrong, but most probably from what I remember it's right. तो मैं ये कह रहा हूँ, सिटीजनशिप तो बात की बात है,
उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए एज सुन एज पॉसिबल, उनको यहाँ पे लेके आ जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और बायस। आपको कैसा लगेगा अगर वहां आप हिंदू या सिख नहीं है, या फिर जो कम्युनिटीज की पहले बीजेपी के लीडर्स ने बात की है कि हम इनको लेके आएंगे, और आप दूसरी कम्युनिटी हैं, इन दोनों में बिलोंग नहीं करते, और आपको कहा जाए कि सॉरी वी कैन नॉट टेक यू, हम आपको नहीं लेके जा सकते, आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, शायद डेथ भी हो जाए, शायद हैंग कर दिया जाए आपको, शायद यहाँ पे इंसिडेंट्स हो, क्राइम्स हो, बट वी कैन नॉट टेक यू बिकॉज आप कम्युनिटी क्वालिफाई नहीं करती है। तो सीए क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट करता है, सिर्फ 6 कम्युनिटीज को इंक्लूड करता है। मैं कह रहा हूं सिर्फ 6 को क्यों करना है? आप सभी को कीजिए, जिन जिन की हेल्प कर सकते हैं कीजिए। अगर इंडिया में नहीं लेके आ सकते, एटलीस्ट वहां पे इंश्योर कीजिए, अपनी डिप्लोमेसी यूज कीजिए, अपना फॉरेन डिप्लोमेसी को पावर को यूज कीजिए, और वहां पे सेफ गार्ड किया जाए, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योर हो। मैं ये कह रहा हूँ सीए एक लिमिट लगा रहा है। असाइलम जो है उसमें आप किसी को भी उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हो जो परसिक्यूटेड है, जो सफर कर रहा है। तो आप कह रहे हैं एक छोटी सी बात, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीवी की डिबेट्स पर आकर के हम आधा सच बोल करके निकल जाते हैं। आपसे एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ, पिछले 6 सालों में क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत की नागरिकता मिली है, हाँ या ना? I think it's irrelevant to the present day's topic. नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भारत में नागरिकता सिर्फ धर्म के आधार पर दी जाती है, इसीलिए ये दर्शाता है कि सीएए डिस्क्रिमिनेटरी है। सीधा सवाल पूछ रही हूं, पिछले 6 सालों में जब से मोदी की फांसीवादी सरकार आई है, आपके हिसाब से क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुसलमानों को भारत की नागरिकता दी गई है, हाँ या ना? तब तो नहीं देनी चाहिए ना। मेरी बात सुनिए, अहमदियाज भी हैं जो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, परसिक्यूटेड हैं, उनको मिली है, नहीं मिली। आप तो सिर्फ मुस्लिम्स पर ब्रेक लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जितनी भी कम्युनिटीज परसिक्यूटेड है इन 3 देशों में, अगर मैं अच्छा आपसे वही पूछ रही हूं, लिमिटेड अच्छा क्यों? अगर मैं आपको आंकड़े दूं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से पिछले 6 सालों में मुसलमानों को नागरिकता दी गई है, तो क्या आप मानेंगे कि हर धर्म के जो लोग होते हैं, जिनको जरूरत होती है, उनको भारत में शरण और अगर जरूरत पड़ी नागरिकता मिलती है? 2015 के बाद वाले मुस्लिम्स को नहीं दी गई अंडर सीएए, और उससे पहले वालों को भी, 2014 के पहले वालों को भी अंडर सीएए नहीं मिलती। अंडर सीएए नहीं मिलती, पर उनको और तरीके से मिलती है नागरिकता। चलिए, ये तो एक बहुत विस्तृत चर्चा है, कभी और आपके साथ करेंगे। पर जितना सिटीजनशिप, नागरिकता की बात है, पिछले 6 सालों में 4000 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को, जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल हैं, उनको भारत की नागरिकता दी गई है, बस तरीका अलग है। खैर, आज के दिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जिसको भी अफगानिस्तान में जान का या फिर धर्म का खतरा था, भारत ने ना सिर्फ उनको शरण बल्कि सम्मान भी दिया है। और हमेशा याद रखिए, यही है नव भारत। आज की दूसरी बड़ी खबर, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नेता कई दशकों से धोखे में जी रहे हैं और अपने लोगों को धोखे में रखते आए हैं। भारत को लेकर आए दिन ब दिन बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ, उसमें भी ऐसे नेताओं की लंबी फौज है। इमरान खान की पार्टी की एक नेता नीलम इरशाद शेख ने अब एक डिबेट शो में ऐसा बयान दिया जिसमें पाकिस्तान की नीयत बिल्कुल साफ हो गई। अब्दुल समद याकूब हैं, नेता हैं तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के, जिनकी प्रवक्ता को अभी आपने पाकिस्तान टीवी चैनल पे सुना। के सिन्हा है, मेजर जनरल, रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। याकूब साहब, माशाअल्लाह, तालिबान के साथ आप कश्मीर जीतेंगे? मैं तो मुस्कुरा सकता हूँ, मैं उसको कहूँ उस बेचारी को जिसको शायद नहीं पता जियो पॉलिटिक्स का, या उसको नहीं पता कि किस तरह के स्टेटमेंट्स देनी। मैं जानता भी नहीं इसको, नीलम को। मैंने तो पहली बार आपने ये उसका स्लॉट चलाया तो मैंने देखा है इसको। तो इसकी मासूमियत को आप उसको मेरे ख्याल में यहीं पे बख्श दें, छोड़ दें उसको। नादान है बेचारी। और इमरान खान साहब जो कि कह रहे थे कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके अफगानिस्तान अब उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि तालिबान तो सबसे अच्छे, सबसे डेमोक्रेटिक, सबसे सेक्युलर, आजाद सोच रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी नादानी थी या मासूमियत?
नहीं, देखिए, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। वो ये कह रहे थे कि वॉर में जब आप, जाहिर है वो फॉरेन इन्वेजन थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नाटो फोर्सेस ने और अमेरिका ने आके उसको इन्वेड किया है। तालिबान तो इलेक्शन जीत के आए। नहीं, तो तालिबान अगर इलेक्शन नहीं जीते तो वो कठपुतली हुकूमत भी तो नहीं बनाई ना उन्होंने, जिस तरह से वो अशरफ गनी की हुकूमत थी, करप्ट, वहां से वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से नहीं, बेशक तालिबान तो है, उनको उनका प्रेज करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए ये तस्वीरें जो आ रही हैं तालिबान में, कितनी खुशियां हैं, लोग एकदम झूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने खुश थे कि उनकी तो जो हालत हुई है वो टीवी पे हमें दिखाने की हिम्मत भी नहीं हुई। मासूम बच्चे, औरतें, पुलिस के उनके जो चीफ थे उनको गोली मार दी, वीडियो वो टीवी पे नहीं दिखा सकते। ऐसे लोगों को प्रेज करके, इनका साथ लेकर के आपको लगता है कि आप कुछ भी जीत सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं आपसे ये कहूंगा, हालांकि आप बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं और बहुत चंद रिस्पॉन्सिबल एंकर्स में से शुमार होती हैं आप, मैं आपको देखता रहता हूँ, लेकिन बात यह है कि आप फिर तालिबान से पहले की हिस्ट्री पे क्यों नहीं जाते कि जब वो काबुल और फतह 1992 से 1996 तक 50,000 लोगों को काबुल में मारा गया था। अच्छा। ये वो वारलॉर्ड्स थे जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट में थे, जिनको आपने पार्डन कर दिया, सब कुछ कर दिया और वो माल लूट रहे थे। यानी कि अगर बगैर ब्लड शेड के अगर आ गए तालिबान तो वो आपको बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। और एक याकूब साहब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक ब्लडलेस कू कहा जा रहा है ना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो इस वक्त दुनिया पर किया जा रहा है। कुछ नहीं तो कम से कम 500 अफगान सोल्जर्स का इन कोल्ड ब्लड उनका कत्ल करके आया है तालिबान। जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको प्रताड़ित करके आया है तालिबान। तो ये कहना कि ये कोई ब्लडलेस कू है, ये या तो आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं, या अफगानिस्तान के लोग बेवकूफ हैं, या फिर पूरी दुनिया बेवकूफ है। यहां ब्लड भी था और कू भी था। पर जनरल सिन्हा, अगर ये तो जिसको कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आई थिंक ये जो महिलाएं, भले से याकूब साहब कह रहे हैं कि वो उनको जानते नहीं है, नादान है, मासूम है, इन्होंने दिखा दिया है कि कुछ सालों में प्लान है क्या। देखिए पद्मजा, याकूब साहब बैठे हैं, ये तस्वीरें, ये पसमंजर, ये जो आप देख रही हैं काबुल के और पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो बेचारे अफगान अपने सामानों को बेच करके इनके कंट्री से निकलना चाहते हैं। ये पसमंजर कभी नहीं रहा अफगानिस्तान में, ये उस समय भी नहीं रहा जब पहली बार ये तालिबान आया था। और पाकिस्तान, ये कहते हैं ना पाकिस्तान, 94 में तालिबान को इन्होंने खड़ा किया। हाँ, अमेरिका इनके साथ था, फ्रंटलाइन स्टेट बने हुए थे ये 96 से 2001 तक। जब सूडान से जब अलकायदा वापस आता है और उसके बाद जो इन्होंने शुरू किया, पहले 3 साल तालिबान भी बड़ा उनका जयकार हुआ अफगानिस्तान में। उसके बाद जो उन्होंने खातूनों के साथ किया, जो वहां के लोगों के साथ किया, वो तो रूह लोग कांप रहे हैं। वहां 32.5 मिलियन लोग हैं, 14.2 मिलियन खातून हैं, विमेन हैं। वो उसमें से 50% जो हैं 2001 के बाद पैदा हुई, तो 20 साल से कम। उनके लिस्ट मांग रहे हैं ये लोग, इन जाहिलों को जिनको इन्होंने खड़ा किया है, और ये कहते हैं कि वो तो बड़े अच्छे हैं, वो उन्होंने राजनीति सीख ली है, बड़ा अच्छा सभ्य समाज है, वो करेंगे। अच्छे तो लगेंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म प्लान है कि तालिबान हमें मदद करेंगे कश्मीर में जिहाद करने के लिए, तो अभी तो उनको पहले व्हाइट वॉश करना जरूरी है। क्योंकि ये तो अच्छा नहीं लगता ना जब FATF के पास जाते हैं, जब आप UN के पास जाते हैं, कहना कि हम आतंकवादियों के साथ मिलकर के कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं। पर ये भारत की सरकार को समझना चाहिए कि ये तो सिर्फ एक बानगी है, आने वाले दिनों में चीजें और भी खराब हो सकती हैं। अल्टीमेट टारगेट होगा कश्मीर। इसीलिए आपके पास आऊंगे इकबाल सिंह लालपुरा जी, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। एक्सक्लूसिव पाकिस्तान के टीवी चैनल पर
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि पार्टी सरकार में है, उसके एक प्रवक्ता आती हैं और बड़ी मासूमियत से कहती हैं कि तालिबान इंशाअल्लाह उनकी मदद से ही अब कश्मीर हमारा होगा। पाकिस्तान का तो ये सालों से यही मकसद रहा है। इकबाल सिंह जी, क्या सरकार, भारत की सरकार तैयार है? पद्मा जी, दो बातें उन्होंने कही अपने बयान में। पहली बात तो उन्होंने ये माना है कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है जिसके में इतनी समर्था नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके। और दूसरी बात उन्होंने अब कही कि हम तालिबान को साथ लेंगे। इस समय भारत सरकार की केवल एक प्रायोरिटी है, वो है कि अफगानिस्तान में फंसे हुए जो लोग हैं, पीड़ित हैं, उनमें भारतीय हैं या जो दूसरे धर्म को मानने वाले हिंदू और सिख या दूसरे लोग वहां पीड़ित हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं, उनको भारत में लाया जाए। लेकिन भारत एक मजबूत मुल्क है। राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान ने जितने भी एफर्ट्स किए 4 बार, 48 में, 65 में, 71 में और ये जो कारगिल में हुआ था, तो 4 बार जो इनके वहां प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे उनको गद्दी छोड़नी पड़ी थी। और जिया उल हक ने ये बात एडमिट की थी कि मैं ऐसा एडवेंचर नहीं कर सकता जिससे मेरी गद्दी चली जाए। तो इनको बहुत बुरी कीमत देनी पड़ेगी अगर इन्होंने ऐसी गलत बात के बारे में सोचा भी। याकूब साहब, कश्मीर तो पता नहीं, पर खुद जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखें, अगेन वो फिर आप एक ऐसी स्टेटमेंट को, यहाँ पे वो लोग भी पाए जाते हैं जो ये समझते हैं कि दिल्ली में लाल किले पे झंडा लहराएंगे। कुछ ऐसी सोच वाले लोग भी हैं जो इमैच्योर हैं, उनको नहीं पता कि किसी के कैपिटल को इस तरह से फतह नहीं किया जा सकता। तो उनको कोट करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि सीरियस लोगों को सर कोट करना, अगर हम कोट करना शुरू कर दें, मैं तो शुरू में ही इमरान खान साहब को कोट किया था। आपके आईएसआई के चीफ हैं, जाकर के दोहा में तालिबान की लीडरशिप के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आपके जो यूके के, आपको हमारे आईएसआई आपको तो हमसे बेहतर पता है। सीआईए के नहीं कल वो तो नादान नहीं है ना। आज सीआईए के डायरेक्टर की मुलाकात हुई है मुल्ला ब्रदर से। वो आपको मसला नहीं होता कि जब उनको एंगेज करें, सीआईए अमेरिका एंगेज करे? नहीं, बिल्कुल हमें उससे मसला होता है, बिल्कुल हमें उससे मसला होता है। पर आपका जो सालों से बिहाइंड द सीन्स जनरल सिन्हा जो हॉबनॉबिंग चल रही है, उसका मकसद क्या है? कौन किस वजह से मिल रहा है, किस मकसद से मिल रहा है, वो समझना जरूरी है। जनरल सिन्हा, देखिए पद्मजा, मैं आपको जरा याद दिला दूं, 96 से 2001 जब ये आए थे ना ये तालिबान, 1999 ऑपरेशन विजय में ऑपरेशन बदर, और जब डीप स्टेट इनको मिल गया था, ये कहते थे ना, मुशर्रफ साहब ने कहा ये आकर के फतह कर देंगे। और जब इन्होंने कहा कि अभी जो आए हैं कारगिल में वो वही हैं, ये सारे के सारे तालिबानी आए हुए। और जब इनको पता चला कि ये इसके साथ, जब क्योंकि मैंने फर्स्ट बॉडी जो है नॉर्दर्न इन्फेंट्री की, मैं कमांड कर रहा था वहां बटालियन, मैंने जब उठा करके 4 इनके आई कार्ड दिखाए कि ये हैं, ये कहते नहीं ये तो है ही नहीं जी, ये तो सारे के सारे वो हैं जो कि कश्मीर को आजाद कर रहे हैं। तो ये गलती फिर करना चाहते हैं। ये नीलम मिर्साद शेख है जो है, एक चीज मैं मानता हूँ, सही बोल गई वो कहते हैं बड़ा सम्मान मिल रहा है। सम्मान तो मिल ही रहा है, अमेरिका से मिलेगा, चाइना से मिलेगा, टर्की से नाम लिया, मलेशिया से मिलेगा, इनको सम्मान मिलेगा। और इनको ये नहीं पता कि कल इस्लामाबाद में जी इनके मदरसों के अंदर में तालिबान के झंडे फहराए गए, छोटे छोटे बच्चों से गाने गवाए गए, ये कहते हुए कि तालिबान जिंदाबाद। सोचिए, वही बच्चे जो कि महज 6 साल पहले जिनका कत्लेआम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया था। कोयले की दलाली में हाथ तो काले होंगे, आपको भले से ही लग रहा हो कि तालिबान आपके एलाइज हैं, आपके दोस्त हैं, पर कीमत तो सबको चुकानी पड़ेगी। पेशावर एपीएस सिर्फ 6 साल पहले ही हुआ था, ये याद रखें। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही, पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि आज सुपर प्राइम टाइम में रात 8 बजे का शो सवाल पब्लिक का में आप फिर से अपना सवाल सीधे पूछ सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान, 15 सेकंड का वीडियो अपने मोबाइल फोन के कैमरे पर रिकॉर्ड करके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर भेज दें। आज का सवाल है, वो अमीरात बनाते जाएंगे तो फिर हिंदू और सिख कहां जाएंगे?